Okay, hello students. Today we'll start a new series of JEE Main 2024 जनवरी सेशन पेपर सॉल्विंग. ओके, इसमें जितने भी हमारे पेपर हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में सब पेपर हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे ईजीएस्ट पेपर जो हुआ था 27 जैन का हुआ था, जिसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी रहे, ज़्यादा मार्क्स आने पर परसेंटाइल कम रहे. ओके, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इनॉल कंटेंट. कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म से ये क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो है ऑप्शन नंबर 1, ये क्या बना रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है. यहाँ पर तीनों कीटो जो रहेंगे, तीनों कीटो मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ. तीनों कीटो के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो तीनों कीटो जो होंगे हमारे पास टोटोमेरिज्म में जाएंगे. ठीक है, और ये बन गया यहाँ पर क्या, एरोमेटिक कंपाउंड. बाकी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना रहा है. जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास केवल इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, सॉरी, ये हमारे पास बनाएगा. बस ये समझ में आई बात. ठीक है, ये क्या बनाएगा, इसके पास ये बनाएगा. ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये जाता जाता ये बना सकता है. तो इनमें से केवल एक ही एरोमेटिक बना रहा है, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन. तो अगर इनॉल कंटेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन का हमारे पास इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा. लेकिन अगर आप बात करोगे कि सर अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कीटो परसेंटेज ज़्यादा होगा या इनॉल परसेंटेज, तो भले ही ये इनॉल में एरोमेटिक हो रहा है लेकिन फिर भी कीटो परसेंटेज इसका ज़्यादा देखा गया है. इसका कारण ये है कि यहाँ पर 3 CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम्युलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके, तो इसका कीटो परसेंटेज ज़्यादा देखा गया है. ओके, बाकी इन 4 ऑप्शंस में अगर कंपेरेटिवली बात की जाए किसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा, सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक. तो अब जानते हैं हम कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ या के, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -m -i, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द +m +i एंड प्लस हाइपर कंजुगेशन. अब यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन में ना हमारे पास फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं और एक ऑप्शन में हमारे पास है ब्यूटेनॉल. तो आप जानते हो कि हमारे पास फिनॉल जो होता है, कोई भी एलिफेटिक अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होता ही है, क्योंकि ये हमारे पास जो फिनोलेट आयन बनाता है, ये जो फिनोलेट आयन बनाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. तो कोई भी हमारे पास जो फिनॉल डेरिवेटिव है वो एलिफेटिक अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होगा ही. हाँ, अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं कि तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है. तो अगर हम इस डेरिवेटिव की बात करें तो ये जो डेरिवेटिव है ये क्या दिखा रहा है, +m इफेक्ट दिखा रहा है. ये डेरिवेटिव जो है 2 -m दिखा रहा है. ये डेरिवेटिव जो है ये 1 -m दिखा रहा है. तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ओके, मैं इसको एक वापस से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बहुत सीधा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरीन. क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच कैन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स ऑल. बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली तो -1 भी दिखाते हैं, जनरली -1 दिखाते हैं, लेकिन और क्या भी शो करते हैं, +1 +3 +5 +7. सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के तीनों, लेकिन केवल फ्लोरीन ही अकेला ऐसा है जो केवल और केवल -1 शो करता है 0 के अलावा. मतलब इसके केवल एक ही ऑक्सिजन एसिड बनाता है HOF, इसमें भी ये -1 ही शो करता है. ऑक्सीजन करता है 0 शो यहाँ पर. ठीक है, तो फ्लोरीन ही ऐसा है जो केवल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज़ -1. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. इसमें अपन को लिखना है क्या, इसमें अपन को बताना है IUPAC नेम. अब IUPAC नेम यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे पास ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3. ये दोनों का, इन दोनों का नाम क्या है, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मिथाइल
एंड दिस इज़ 2 कार्बन, दिस इज़ इथाइल। अब अल्फ़ाबेटाइजेशन में हम किसको पहले लिखेंगे, हम इथाइल को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल। अब सब स्टूडेंट क्या बचे, दोनों मिथाइल, तो इनका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल। ओके, एंड द कंप्लीट रिंग इज 6 मेंबर रिंग डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। डन, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। द सेम क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें तो क्या लिखना है, द गिवन कंपाउंड इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड। एरोमेटिक में आपको पता है कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए एंड प्लानर, इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए एंड प्लानर, तो ये दोनों तो कहीं से कहीं तक कंप्लीट कंजुगेशन नहीं दिख रहा है। ओके, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल। असाइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ओपन चेन, तो असाइक्लिक भी नहीं है, ये भी कैंसिल। तो एक ही अकेला ऑप्शन बचा हमारे पास, एलिसाइक्लिक। ओके, जो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलार मॉलिक्यूल। पोलार मॉलिक्यूल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोलैरिटी का, काफ़ी काम आता है हमारे। पोलार मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, म्यूनेट इज इक्वल टू 0, म्यूनेट शुड बी 0। ओके, मतलब कहीं ना कहीं से सिमेट्री होनी चाहिए कंपाउंड में। तो जैसे कि हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो देखो अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ये क्या है, sp2 तो ट्राइंगुलर प्लानर, sp2 ट्राइंगुलर प्लानर, सही बात है। अब आपको ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है, मैं और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ इसको कि इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, तो ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो म्यूनेट क्या हो गया हमारा 0, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। CCl4 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल, अगेन टेट्राहेड्रल एंड अगेन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कंप्लीटली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हम जानते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का म्यूनेट क्या होता है, 0। अगेन sp3, अगेन टेट्राहेड्रल, अगेन सिमेट्रिकल, तो अगेन म्यूनेट इज इक्वल टू 0। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन अब सिमेट्रिकल नहीं है, 3 बॉन्ड सेम है, 1 बॉन्ड डिफरेंट है, तो अब यहाँ पर म्यूनेट जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज़ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जैसे कि अब सेंट्रल एटम सल्फ़र को मान लेते हैं, तो सल्फ़र X SO3 को मैं लेता हूँ, तो इसको X + 3 × -2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन जो होता है वो जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -2 दिखाता है। ओके, और सल्फर की मैंने कितनी मान ली, X मान ली, तो X का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पर +6, सो दिस इज़ नॉट द आंसर। अब मैं H2SO7 की बात करता हूँ, अगेन सल्फर को मैं X मान लेता हूँ, तो 2 × हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो +1 दिखाएगा, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो -1 दिखाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन हियर +1, अगेन 2x, सल्फर को मैंने x मान लिया, +7 × -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया हमारे पास, +6 आ गया। सो ये भी आंसर नहीं हुआ। फिर बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर तो क्या है, ये तो आयनिक कंपाउंड है, Ba+2 एंड SO4 -2, तो ये सल्फर क्या हो गया, X + 4 ऑक्सीजन -2, और कंप्लीट चार्ज कितना है इस पर -2, तो x कितना हो गया हियर आल्सो +6। इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 × +1 +x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया हमारे पास +4, तो सेकंड इज द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ गिवन दैट रेडियस ऑफ द थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। सबको पता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z। अब यहाँ पर z के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। n क्या है, nth ऑर्बिट, तो हम क्या बोल देंगे, r1/r2 इज इक्वल टू n1² n2²। अब यहाँ पर r1 की वैल्यू, इसको कुछ इस तरह लिख देते हैं, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब n1 की वैल्यू कितनी है 3, n2 की वैल्यू कितनी है 4, r1 की वैल्यू कितनी है r,
तो R अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 कितना है 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो R2 हमारे पास कितना हो गया 16/9R। ओके, सो फर्स्ट इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बोहर मॉडल से क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ऐसे ही इतने इजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है फिर भी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, 11th बुक 1। सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ब्रोंस्टेड बेस। अब नाइट्रोजनस बेस की जब भी बात होती है तो हम ये बोलते हैं कि अगर नाइट्रोजन ईजीली लोन पे डोनेट करता है, ईजीली लोन पे डोनेट कर रहा है तो वो बहुत अच्छा बेस होगा। ठीक बात है। अब वो थ्योरी तो लुइस जो है, लुइस थ्योरी के अनुसार हम वो चीज़ बोलते हैं, लेकिन अब हमें तो बेसिक स्ट्रेंथ जाननी है ना। बेसिक स्ट्रेंथ अब कैसे भी जाने। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा बिजी किस में है। जो सबसे ज़्यादा, अगर लोन पेयर बहुत बिजी है तो वो बेस अच्छा बेस नहीं होगा, और लोन पेयर अगर कंप्लीटली अवेलेबल है तो बहुत अच्छा बेस होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 देखो, ऑप्शन नंबर अगर 3 देखोगे तो इसका लोन पेयर जो है यहाँ पर रेजोनेंस में आ रहा है, और रेजोनेंस में आने के बाद इस थर्ड जो कंपाउंड है इस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज फॉलोइंग व्हाट द 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, इट इज़ द कॉज ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड, इज इट और नॉट। तो ये लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है डोनेट होने के लिए। सो दिस इज द लीस्ट बेसिक, इज इट और नॉट। आपको सेकंड कंपाउंड दिखाता हूँ मैं, एनिलीन। इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर लोन पेयर कुछ तो बिजी है रेजोनेंस में। सेम यहाँ पर लोन पेयर जो है 2 रिंग के साथ बिजी है। सबसे ज़्यादा बिजी कहाँ पर है थर्ड रिंग में, उसके बाद फर्स्ट रिंग में 2 रिंग के साथ बिजी है लोन पेयर, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में। ओके, और हमारे पास इजीली अवेलेबल कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। कहीं पर भी लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, तो हमारे पास जो बेस्ट बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, अब आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछे, ब्रोंस्टेड बेस, लुईस बेस, आर्रेनियस बेस, सबका आंसर 4 है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी ना। आर यू गेटिंग और नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडीमियम 60 लेंथेनम के बाद आता है, लेंथेनम 57 के बाद आता है, वही है लेंथेनम 57 के बाद। तो हमारे पास लेंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ज़ीनॉन 6s2 5d1 6s2 5d1 हमारे पास लेंथेनम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब 58, 59 एंड देन 60। 58 आता है सीरियम, सीरियम में पहला 4f इलेक्ट्रॉन आता है, 5d1 4f1 6s2, और फिर उसके बाद जो 5d1 का इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 4f में चला जाता है। तो हमारे पास क्या होगा 5d0 4f3 6s2। तो हमारे पास नियोडीमियम का क्या होगा 5d0 4f4 6s2। सो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। क्लियर और नॉट, इजी क्वेश्चन इट वाज। चलिए नेक्स्ट आता है एथेनॉल अलाउस टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट सबसे अच्छा टेस्ट होता है किसका, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अल्कोहल्स वेदर इट इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के साथ जो होता है लुकास टेस्ट इमीडिएटली टेस्ट होता है। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री की तो ये 5 to 10 मिनट्स या फिर 10 to 12 मिनट्स में आ जाता है। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो ये तो या तो 50 to 60 मिनट्स या फिर आता ही नहीं है, या फिर हीट करने पर ये टेस्ट देता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो 3rd होगा, क्योंकि इथेनॉल जो है वो क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड बिटवीन बेस एंड शुगर। सबको पता है आपको कि ये हमारे पास कौन से लिंकेज होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन में हमारे पास होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में जो बेस एंड शुगर में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि हमारे पास इसकी टोटल स्पिन जो होनी चाहिए ना, टोटल स्पिन वो होनी चाहिए हाईएस्ट।
सॉरी टोटल स्पिन क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए हमारे पास। तो चेक कर लेते हैं हम किस किस में हाईएस्ट है। जैसे कि अब बढ़िया तरीका क्या है, ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको तो बाद में चेक करेंगे। ये सब हमारे पास क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, Fe(F6-3), तो Fe कितना हो गया यहाँ पर, इसको x मान लेते हैं, +6 × -1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। आपने इतना टाइम नहीं लगाया होगा अगर सॉल्व किया होगा तो, Fe+3। अब Fe तो क्या है हमारे पास, आर्गन 3d6 4s2, तो Fe+3 क्या हो गया, 3d5 4s0, इज इट और नॉट। अब वीक फील्ड है तो T2g एंड Eg में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे आपको पता है कैसे फिल होंगे, जैसे T2g Eg 1 1 1 1 1, नो पेयरिंग। तो यहाँ पर हमारे पास n कितना हो गया, 5। हाँ, टोटल स्पिन हाईएस्ट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सेकंड की हम बात करते हैं, FeCN6-3, x + 6 × -1 इज इक्वल टू -3, x कितना हो गया, +3, तो Fe+3 अगेन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 3d5 4s0। अब यहाँ पर T2g में ना, T2g में भाई पेयरिंग होगी, 1 1 1 1 2 3 0 0, सॉरी ऐसे नहीं होता, पहले T2g में हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 0 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ओनली 1। सेम ऑप्शन थर्ड में बात करते हैं, FeH2O 6+2, तो x + 6 × 0 इज इक्वल टू +2। तो हमारे पास x कितना हो गया, x हो गया हमारे पास +2 हो गया बेटा x, ओके। तो x +2 हो गया, तो Fe कितना हो गया, Fe+2, Fe+2 मीन्स 3d6। अब 3d6 में है तो वीक फील्ड लिगेंड H2O, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है। अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है VH2O6+2, VH2O6+2, तो कितना हो गया, x + 6 × 0, 0 + 2, तो हम कितना बोल देंगे इसको, x इज इक्वल टू +2, तो V+2। अब वेनेडियम कितना होता है, वेनेडियम हमारे पास होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3, आर्गन 3d3 4s2, तो V+2 कितना हो गया, ओनली 3d3, इज इट और नॉट, 3d3 4s0, T2g Eg 1 1 1 0 0, एन कितना हो गया, 3। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल किस केस में निकले, Fe(F6-3), so this will be the answer, okay। Now moving to the next question is, calculate the temperature at which kinetic energy of monoatomic gas, जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है हाफ के टी, और फॉर द f डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हमारी F/2 kT। अब मोनोएटोमिक गैस है तो f कितना हो जाएगा हमारा 3, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3/2 kT हमारे पास k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na T। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.602 × 10⁻19 जूल, ओके, 1.602 × 10⁻19। देन टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो ऐसा यूनिट में पुट करनी पड़ेगी वैल्यू, 8.314 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर इंटू टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 3198.59 केल्विन। तो आई थिंक इट इज़ कमिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए, सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व्ड। The next question is a solution of two volatile components showing negative deviation from the Raoult's law। नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है जो दिखाना चाहिए उससे कम है। वेपर प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स जो मिक्सचर को दिखाना चाहिए उससे वेपर प्रेशर कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेपर्स कम बन रही है। वेपर्स कब बनेगी, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है क्या बात? देखो,
नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। नेगेटिव डेविएशन मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, आपने पढ़ा होगा। हमारे पास ग्राफ जनरली ये होता है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ थोड़ा सा ऐसा, मतलब वेपर प्रेशर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब ऊपर वेपर जो है वो कम बनी है, तो 1 atm रीच नहीं हो रहा है। तो 1 atm रीच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर एक तो डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर 1 atm लाने के लिए, क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना 1 atm पर, तो वेपर प्रेशर 1 atm तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इज इट और नॉट? तो हमारा जो आंसर रहेगा, वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पर SN1 SN2 की बात होती है, SN1 SN2 की बात होती है, तो हम ये बोलते हैं कि SN1 में हमारे पास ना रेजिमिक मिक्सचर बनता है। रेजिमिक मिक्सचर बनता है, दोनों टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इन्वर्टेड भी रिटेन्ड भी। और SN2 में हमारे पास होता है इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। अब यहाँ पर कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है या ऑलमोस्ट रेसमाइजेशन होता है। ऑलमोस्ट रेसमाइजेशन होता है। जैसे कि इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कैसे होता है ये, ध्यान देना। जैसे कि मान लो ये हो गया अपना, ये हो गया बेटा, एक मिनट, ये हो गया लिविंग ग्रुप, ये हो गया लिविंग ग्रुप। अब इसने लिविंग ग्रुप छोड़ दिया, लिविंग ग्रुप जैसे प्लस। अब NU माइनस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। देखो अब इसमें होता क्या है कि मान लो लिविंग ग्रुप ना यहाँ से छूट रहा है, लिविंग ग्रुप छूट रहा है, तो अब NU माइनस के पास जो अटैक करने की टेंडेंसी होती है ना, वो पीछे से ज़्यादा होती है, क्योंकि छूट रहा है। यहाँ जगह कम रहती है, एक्चुअली यहाँ जगह कम रहती है। तो हम ये बोलते हैं कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होता है ना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ये हायर क्वांटिटी में बनता है, लिटिल बिट हायर क्वांटिटी में, लगभग 60 से 65%। और जो हमारे पास रिटेन्ड प्रोडक्ट बनता है, जो यहाँ से अटैक करता है, वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनता है। तो हम ये बोल देते हैं कि ऑलमोस्ट रेसमाइजेशन होता है, 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा उसका, ऑलमोस्ट रेसमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, जो बहुत परेशान करते हैं हमें ये क्वेश्चन। बोरोन इज हार्ड एलिमेंट, बोरोन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे का जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट का सेम एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो हम इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, A इज़ करेक्ट, R इज़ करेक्ट, बट R डज नॉट एक्सप्लेन A। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 18 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। PbCrO4 NaOH, तो PbCrO4 सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन। अब जेई मेन में इस बार सॉल्ट एनालिसिस भी ऐड कर दिया है, तो आगे थोड़ा ध्यान रखिए। Na2 PbOH4, तो हमारे पास Pb का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया बेटा। ओके, डाई एनाइनिक, अब देखिए ये भी पूछा है डाई एनाइनिक है कि नहीं है, तो PbOH4 -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटलिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये चाहिए भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो द आंसर इज सेकंड। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर, करेक्ट बात है, एकदम परफेक्ट बात है। 4f एंड 5f सीरीज आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल, ये भी परफेक्ट बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब सॉरी रीज़न का असर्शन से, रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये नेचर में मिलते हैं, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नीचे क्यों रखा गया, क्योंकि इनके नेचर पीरियोडिक थे ही नहीं, इतने इर्रेगुलर नेचर थे कि इनको पढ़ना मुश्किल हो गया था, इसलिए इनको नीचे रख दिया गया। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ 1 to 20। ओके, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। ओके, अगर आपको ये पूरा सॉल्यूशन जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, इट विल मोटिवेट टू मी to make new further videos. Thank you.